नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो परीक्षा को ध्यान में रखकर संस्थान के द्वारा चलाई गई इस मुहिम के तहत आज हम वीडियो के तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए आज के अपने इस सत्र की चर्चा का हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज की चर्चा का हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा संधि से संबंधित है साथियों। दुष्कर में कौन सी संधि है? विकल्प ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी विसर्ग संधि। और साथियों जब इस पद की हम लोग चर्चा करेंगे तो देखिए दुष्कर का पद जो है दुहधन कर में टूट जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए ये पहले पद के अंत में आने वाला हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो विसर्ग का प्रयोग होने के कारण इस पद में संधि हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। आपको अगर याद भी होगा तो विसर्ग संधि के सूत्र के तहत हमने बताया था कि विसर्ग का तीनों शा में परिवर्तन, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, विसर्ग का तीनों शा में परिवर्तन, ये एक विसर्ग संधि का हमने नियम पढ़ा था। विसर्ग संधि का हमने नियम पढ़ा था। तो इस नियम के तहत इस पद में विसर्ग संधि हो जाएगी और ये पद टूटेगा दुहधन कर में। अगला प्रश्न हमारा विलोम से संबंधित है। आध्यात्मिक का विलोम होगा। विकल्प ए सांसारिक, बी पारलौकिक, सी भौतिक और डी वैचारिक, ठीक है। तो अगर हम अपने इस प्रश्न का आंसर देखें तो आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा बच्चों सांसारिक, ठीक है। आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा सांसारिक। बाकी के तीनों विकल्प जो होंगे वो इससे असंगत हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर एक पद देखिए है पारलौकिक, ठीक है। पारलौकिक शब्द का अगर विलोम हम देखते हैं तो यहां पे हो जाएगा इहलौकिक, या कहीं पर यह पद आपको लौकिक के रूप में भी मिल जाता है। तो याद रखिएगा पारलौकिक शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो इहलौकिक या लौकिक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पद्मावत किसकी रचना है? साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के सिलेबस में हमारा पुस्तक और उनके रचनाकार, पुस्तक एवं उनके रचनाकार तथा एक इंपॉर्टेंट सिलेबस पत्र लेखन, ये भी सिलेबस में मेंशन है। तो साथियों देखिए हम लोग प्रयास किया था लास्ट टर्न पे जब हमने तो आपको वीडियो दिए तो उसमें हमारे कई साथियों का सुझाव इन दो चीज़ों को लेकर के हमारे पास आया। टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप के माध्यम से भी लड़कों ने कहा कि सर इन प्रश्नों को भी आप इसमें दे ताकि इसके सिलेबस में। तो मैं आपको निश्चित रूप से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हर टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमारी जो आगे के अभ्यास सत्र आयोजित होंगे, जो मॉडल पेपर हम लोग बनाएंगे, उसमें वीडियो का जितना भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, प्रश्न को रखते हुए हम लोग आपके सामने उपस्थित होंगे। तो उसी के तहत आज हम कुछ प्रश्न पुस्तक और उनके रचनाकार से संबंधित लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है? साथियों बहुत चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये, ठीक है। तो विकल्प देखते हैं। ए नाभादास, ठीक है, बी केशवदास, सी
तुलसीदास और डी जायसी। ठीक है, इनका नाम था मलिक मोहम्मद, इन्हीं को हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से जानते हैं। तो साथियों पद्मावत जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं, इसके विकल्प जो है बहुत अच्छे हैं, तो उन विकल्पों की यदि हम चर्चा कर लेते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथियों देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ये चारों ही जो लेखक हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य की दृष्टि से उनका समय जान लेना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये केशवदास जो हैं, केशवदास जो है, इनका जो काल समय सीमा है वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन्हें रीतिकाल का कवि माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इन्हें किस काल का कवि माना जाता है? तो केशवदास जो है वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। बाकी के ये तीनों चाहे नाभादास हो, चाहे तुलसीदास हो और चाहे जायसी हो, ये तीनों ही कवि जो हैं, ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही का संबंध भक्ति काल से है। किस काल से है? आपसे सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तुलसीदास का संबंध हिंदी साहित्य के किस युग से है। बहुत ऑब्जेक्टिव, बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि चाहे वो नाभा हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे जायसी हो, इनका संबंध किससे है? भक्ति काल से है। अब अगर हम बात करें भक्ति काल, तो ध्यान रखिएगा, भक्ति काल का विकास भी जो है हमें वो दो रूपों में दिखाई देता है। एक है सगुण भक्ति शाखा और दूसरी है निर्गुण भक्ति शाखा। अब जरा यहां से देखिएगा, यहां से अगर हम जायसी की चर्चा करें तो जायसी जो है वो निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम बात करें, अगर यहां पे इस प्रश्न को हम देख रहे हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, निर्गुण भक्ति शाखा की भी हमें पुनः दो शाखाएं मिलती हैं। एक मिलती है ज्ञान मार्गी, एक मिलती है ज्ञान मार्गी और दूसरी मिलती है प्रेम मार्गी। तो जरा ध्यान देखिएगा कि ये जो प्रेम मार्गी शाखा है, इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। यानी जायसी के बारे में क्या हो गया? जायसी के बारे में ध्यान रखिए, जायसी का संबंध किससे है? प्रेम मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा से, जो कि किसकी उपशाखा है? प्रेम मार्गी शाखा किसकी उपशाखा है? निर्गुण भक्ति की, निर्गुण भक्ति की। और निर्गुण भक्ति किस युग के अंतर्गत आता है? किस काल के अंतर्गत आता है? तो भक्ति काल के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि जायसी की पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, पद्मावत। ठीक है, ये किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं और भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम सगुण की चर्चा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब हम सगुण को देखते हैं तो सगुण की भी हमें दो शाखाएं मिलती हैं, एक राम मार्गी और एक कृष्ण मार्गी। तो जरा ध्यान देखिएगा, जब हम राम मार्गी शाखा की बात करते हैं, ठीक है, जब हम राम मार्गी शाखा की बात करते हैं तो राम मार्गी शाखा में आपके प्रमुख कवि सभी जानते हैं, तुलसीदास, और वहीं पे इसके दूसरे प्रमुख कवि हैं नाभादास।
नाभा दास को भी ध्यान रखिएगा, ये नाभा दास जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उन परीक्षाओं में नाभा दास को लेकर के प्रश्न लगातार पूछा जाता रहा है। तो नाभा दास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि है। और किस शाखा के? राममार्गी शाखा के, राममार्गी शाखा के। तो इस प्रकार से आपके सामने एक प्रश्न हो गया। तुलसीदास भी राममार्गी शाखा के, भक्ति काल, राममार्गी शाखा के भक्ति काल के कवि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न का एक जो ओवरव्यू था मैंने आपके सामने रख दिया, जो इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है इस प्रश्न को लेकर के वो रख दी। एक प्रश्न साथियों और हो सकता है महत्वपूर्ण, तुलसीदास की रचना के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। बहुत ढेर सारी तुलसीदास की रचनाएं, जिसमें से सबसे अधिक चर्चित जो है वो है श्री रामचरितमानस। ठीक है, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। अगर हम नाभादास और केशवदास की बात कर लें तो याद रखिएगा, नाभादास की एक बहुत चर्चित पुस्तक है भक्तमाल, याद रखिएगा, बहुत चर्चित पुस्तक है इनकी एक भक्तमाल। और इसी प्रकार केशवदास की एक पुस्तक जो बहुत चर्चित रही है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, वो है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। दो पुस्तकें आप लोग ये याद रखें, हालांकि पुस्तकें इनकी बहुत है। मैं आपके सामने एक सत्र, मेरे विचार में है कि एक सत्र सिर्फ पुस्तकों और उनके रचनाकारों से संबंधित मैं आपके सामने आयोजित करूंगा, जिसमें मेरा पूरा प्रयास होगा कि सिलेबस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं या जो विगत परीक्षाओं में प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें जो पूछी जाती रही हैं, उन पुस्तकों और उनके लेखकों को आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं, जिससे पृष्ठ के माध्यम से आपके सामने मैं उन पुस्तकों और रचनाओं को रख दूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए क्या हो, काफी महत्वपूर्ण हो, आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। ठीक है, तो एक सत्र इस प्रकार का भी हम लोग भविष्य में आयोजित करेंगे। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए कि नाभादास की पुस्तक है भक्तमाल और केशवदास की पुस्तक है रामचंद्रिका। ठीक है, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विकल्प यथाधन इष्ट, यथोधन इष्ट, यथाधन इष्ट, यथोधन इष्ट। तो साथियों अगर इस प्रश्न का हम आंसर निकालें तो हमारा संधि हो जाएगी यथाधन इष्ट। और अगर हम यहां पर देखें कि यहां पर हमारी संधि कौन सी होगी, तो जरा यहां पे देखिए, ये पहले पद का अंतिम वर्ण हमारा क्या आएगा? आ, और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण हमारा क्या है? ई। यानी दोनों पदों पे देखिए, दोनों पदों पे हमें क्या मिल रहा है? दोनों पदों पे हमें स्वर वर्ण की प्राप्ति हो रही है, दोनों जगह पर हमें स्वर की प्राप्ति हो रही है। और यदि दो स्वरों के मेल से निर्मित संधि की हम बात करें तो वो संधि हमारी कहलाती है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से निर्मित संधि क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। तो याद रखिएगा साथियों, ये जो हमारा यथेष्ट होगा, और फिर से देखिए आ और ई की यदि हम बात करें तो मिलकर के किस में परिवर्तित होता है? ए में परिवर्तित होता है। आ और ई मिलकर के किस में परिवर्तित होता है? ए में। और स्वर संधि के जो 5 प्रकार है उसमें ये संधि की अगर हम बात करें तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? तो स्वर संधि के अंतर्गत ये संधि हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। तो यहाँ पे देखिए सारी संभावनाएं आपके सामने इस प्रश्न की जो थी वो रख दी गई कि यथेष्ट का जो उचित विच्छेद होगा वो यथाधनिष्ठ होगा, और इसमें जो होगी वो स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न है, गोपाल में कौन सा समास है? विकल्प ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी बहुब्रीहि। तो साथियों जब हम चर्चा करते हैं तो इस प्रश्न का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी बहुब्रीहि समास। अब कैसे हो जाएगा तो उसकी बात करें तो देखिए, बहुब्रीहि समास का अर्थ मैंने बताया था जब आपको समास पढ़ाया था कि विशेष अर्थ, मतलब निर्मित पद अगर किसी तीसरे या अन्य पद को निरूपित करता है
या कोई विशेष अर्थ देता है तो ऐसे पद में हमारा समास कौन सा हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। दूसरे अर्थ में मैंने बहुत सामान्य सा आपको कुछ बिंदु लिखवाए थे। उस बिंदु के अंतर्गत मैंने बताया था, यदि कोई पद किसी अन्य पद का पर्यायवाची हो, पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हो रहा हो, तो ऐसे पद में प्रायः कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। ये भी हो जाएगा आपका। तो यहां पर देखिए, अगर हम गोपाल की बात करें तो साथियों बहुत आसानी से जानते हैं कि गोपाल शब्द जो होता है वो कृष्ण का पर्यायवाची होता है। कृष्ण का पर्यायवाची होता है। तो पर्यायवाची पद होने के कारण या विशेष अर्थ देने के कारण इस पद में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारे आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सप्तसती में समास बताइए। सप्तसती में समास बताइए। तो विकल्प इसका है, ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। ठीक है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, द्विगु समास। और कैसे होगा? तो देखिए, सप्तसती का शाब्दिक अर्थ होता है सप्तसती का शाब्दिक अर्थ होता है 700 का समूह। 700 का समूह। 700 का समूह। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो यहां पे देखिए, यहां पर हमने आपको बताया था कि कोई ऐसा समास जिसका एक पद क्या हो? संख्यावाची विशेषण हो। संख्यावाची विशेषण हो, संख्या को निरूपित करे, संख्या को निरूपित करे, तथा दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? सामान्य अर्थ दे। क्या करे? सामान्य अर्थ दे। सामान्य अर्थ दे। ऐसी कंडीशन यदि मिलती है तो वहां पे समास कौन सा हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। तो इस पद में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि एक पद क्या? एक पद संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। ठीक है। और दूसरा पद विशेष। दूसरा पद क्या? विशेष। तो इस प्रकार से यहां समास क्या हो गया? यहां समास हो गया द्विगु समास। समास कौन सा हो गया? द्विगु। बस बात स्पष्ट हो गई। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, पर्यायवाची से संबंधित है। ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या होगा? देखते हैं। विकल्प ए धनवान, बी वैभव, सी दरिद्रता, या डी विकास। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी, वैभव। ठीक है। ऐश्वर्य का पर्यायवाची होगा बी, वैभव। बाकी के जो तीनों पद हैं वो इससे असंगत हो जाएंगे। ठीक है, वो इससे असंगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वप्न शब्द का विलोम शब्द होगा। विलोम का हमारा प्रश्न है। विकल्प है ए दीर्घ, बी विषाद, सी जागरण, और डी मरण। ठीक है। तो यदि हम चर्चा करें तो इस प्रश्न का हमारा देखिए, स्वप्न मतलब होता है सोना, निद्रा, नींद। ठीक है। तो इसका विलोम जो है वो जागने के संदर्भ में, ठीक है, या उठने के संदर्भ में प्रश्न होना चाहिए। तो अगर हम इन चारों विकल्पों की बात करें तो इन चारों विकल्पों में जो हमारा सी विकल्प है वो इसका आंसर हो जाएगा जागरण। जागरण का मतलब होता है उठना या जागना। उठना या जागना। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, जागरण। अगर बाकी विकल्पों की हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, दीर्घ का विलोम लघु, विषाद का विलोम हर्ष, और मरण का विलोम
ठीक है, जन्म, ठीक है, जन्म हो जाएगा, ठीक है, मरण का विलोम जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वधर्म का विपरीतार्थक शब्द। फिर से विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द की ही चर्चा करनी है, हमें विलोम को ही ध्यान देना है। स्वधर्म का विपरीतार्थक शब्द विकल्प देखते हैं, ए परधर्म, बी सुधर्म, सी धर्मात्मा और डी धर्मांध। ठीक है, अगर हम यहां पर चर्चा करें तो ध्यान से देखें, हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए परधर्म। अगर हम अपनी बात करें इस शब्द को देखें तो यहां पर यह पद दो पदों स्व और धर्म के मेल से बना है। स्व उपसर्ग जो होता है साथियों, इसका शाब्दिक अर्थ अपना होता है। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि ये जो है हमारे स्वजन है, स्वजन मतलब का क्या होता है, अपने जन, अपने जन। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्वाधीन, स्वाधीन मतलब स्वधन अधीन, स्वधन अधीन। तो यहां पे देखिए जितने भी स्व उपसर्ग के रूप में प्रयोग हो रहा है, सब जगह उसका अर्थ क्या मिल रहा है, अपना है। हमने क्या बोला, स्व अधीन, अधीन मतलब वश में। ठीक है, अपने, स्व मतलब अपने, तो अपने अधीन, अपने अधीन जो है वो क्या कहलाता है, स्वाधीन कहलाता है। तो स्व का मतलब अगर अपना होता है तो स्व उपसर्ग का जो विलोम होता है साथियों ध्यान रखिएगा, वो पर होता है। क्या होता है, पर। और पर का मतलब होता है दूसरा या अन्य। जैसे हम बोलते हैं परतंत्र, परतंत्र स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब अपने अधीन। ठीक है, अपने उसमें। परतंत्र, परतंत्र का मतलब होता है दूसरे के वश में, दूसरे के वश में। ठीक है, दूसरे की इच्छा अनुसार काम करते। हम बोलते हैं पराधीन, स्वाधीन का क्या बनेगा, अब जैसे देखें, अगर हम इसी का विलोम देखें तो स्वाधीन का ये बन जाएगा पराधीन। स्वजन का अगर देखें तो ये बन जाएगा परिजन। इसी प्रकार से अगर हम स्वधर्म को लेते हैं तो ये पद बन जाएगा परधर्म। क्या बन जाएगा, परधर्म। परधर्म का मतलब दूसरे का धर्म, दूसरे का धर्म। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराना। ये एक स्टेटमेंट है, एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए एक शब्द। कुल मिलाकर के वाक्यांश का आपका प्रश्न है, वाक्यांश का प्रश्न है। और इसके विकल्प देखते हैं, ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी अभ्यास और डी पृष्ठ पेषण। तो साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं जो परीक्षा में किसी न किसी रूप से पूछे जाते रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो किसी अच्छी क्या परीक्षाएं तो मतलब सभी होती हैं, लेकिन अगर हिंदी के दृष्टिकोण से हम बात करें तो हिंदी जिसमें एक अच्छे लेवल की पूछी जाती है, अगर उन परीक्षाओं की बात करें तो उन परीक्षाओं में यह प्रश्न लगातार पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने अपने आज के इस अंक में शामिल किया है। तो अगर हम बात कहें एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो साथियों इसका आंसर होगा विकल्प डी पृष्ठ पेषण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। कही गई बात को बार बार दोहराना, ठीक है, उसे हम एक शब्द में पृष्ठ पेषण के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं पृष्ठ पेषण। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, घोटक का तद्भव क्या होगा। बहुत सामान्य, बहुत सरल सा प्रश्न है। विकल्प देखते हैं, ए घोड़ा, बी घड़ी, सी घोट, डी घाट। ठीक है, तो इस प्रश्न का साथियों सही आंसर होगा विकल्प ए घोड़ा। लगातार हम लोग तत्सम तद्भव की चर्चा करते रहे हैं और तत्सम तद्भव की पहचान संबंधी
मैंने बहुत बार चर्चाओं के दौरान उन बिंदुओं को आपको सामने रखा है। अगर अभी भी कोई छात्र जो है तत्सम और तद्भव की पहचान करने में असमर्थ पाते हैं अपने आप को, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के शब्द रचना का टॉपिक पड़ा हुआ है, उस टॉपिक से जाकर के आप शब्द रचना के अंतर्गत किसी शब्द की निर्मित किस प्रकार से होती है, कैसे किसी शब्द का निर्माण होता है, कैसे उसे हम पहचानते हैं, इस सब टॉपिक को आप पढ़ करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से अपने प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इस प्रश्न के आंसर के साथ ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं कई बार इन पे चर्चा लगातार कर चुका हूं। तो समय को न गंवाते हुए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा आज का अगला प्रश्न है, परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है? तो अगर हम बात करें तो विकल्प ए है परि, बी प्रह, सी प्रति, डी पर। तो साथियों अगर इस पद को हम तोड़ते हैं तो देखिए पद टूटता है परिधन ग्रह में, परिधन ग्रह में। और पूर्ववर्ती पद जो होता है, पूर्ववर्ती यानी मूल पद से पहले प्रयोग होने वाला पद, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम पूर्व पद के नाम से जानते हैं, जिसे हम पूर्व पद के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग प्रायः किसके रूप में होता है? उपसर्ग के रूप में होता है, उपसर्ग के रूप में होता है। तो साथियों इस शब्द में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होने वाला पद हो जाएगा विकल्प ए परि। ठीक है, परि। परि देखिए वैसे तो उपसर्गों का अपना स्वयं का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। मैं बता रहा हूं उपसर्ग जो होते हैं, मैंने कई बार चर्चा की है। देखिए उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं। इस चीज को आप बार बार मैं बोलता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। उपसर्ग जो है वो शब्द नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? शब्दांश का मतलब होता है उपसर्गों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। पक्का? ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित प्रश्न है। अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा? ए, बिजली की गर्जना तीव्र होती है। बी, स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता। सी, अपनी कुशलता देखनी चाहिए। और डी, सावधानी बरतनी जरूरी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों, सीधे लोकोक्ति और मुहावरे जो है वो अर्थ प्रधान है। तो अगर उसकी बात करें तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, वर्तनी का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो विकल्प ए अभ्युत्थान, विकल्प बी अभित्थान, सी अभुत्थान और डी अभ्युत्थान। तो साथियों बहुत सरल सा प्रश्न बन जाता है, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं इसको उच्चारित करते समय, तो अगर ठीक से आप उच्चारित ही कर लेते हैं तो उस उच्चारण से ही आप इस प्रश्न की शुद्ध वर्तनी निकाल सकते हैं। आप लोग जब भी इस शब्द को उच्चारण करते हैं तो शब्द को उच्चारण के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं? आप अभ्युत्थान का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने गीता के एक श्लोक में पढ़ा भी होगा, बहुत चर्चित श्लोक है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम, ठीक है, अभ्युत्थानम। अभ्युत्थान पद को अगर हम देखें, इस प्रश्न का सही आंसर हो गया विकल्प ए। अगर हम देखें कि अब इस पद की निर्मिति कैसे हुई है, तो जरा ध्यान रखिएगा, इस पद की निर्मिति संधि के फलस्वरूप हुई है, जिसमें दो पद अभि और उत्थान का प्रयोग हुआ है। अब फिर से अगर एक बार चर्चा करें तो यहां देखिए, इसका अंतिम पद ई, इसका प्रारंभिक पद उ। अब दोनों पदों पे देखिए क्या मिला? स्वर मिला। तो इस पद में संधि कौन सी हो गई? स्वर संधि हो गई। अब अगर स्वर संधि की बात करें कि स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो यहां पर देखिए ये ई जो है वो किस में बदल जा रही है?
या में बदल जा रही है, ई किस में बदल जा रही है, या में बदल जा रही है। और हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं कि जब ई को या तथा ऊ को वा में बदलते हैं, ऊ को वा में बदलते हैं साथियों, तो ऐसे पद में हमारी कौन सी संधि होती है, ऐसे पद में हमारी यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। पक्का? तो इसका भी हमारा देखिए एक्सप्लेनेशन हो गया कि शुद्ध वर्तनी अभ्युत्थान, अभ्युत्थान कैसा पद, तो अभ्युत्थान एक संधि पद, कैसा पद, एक संधि पद। संधि कैसी, तो स्वर संधि, और स्वर संधि के अंतर्गत कौन सा प्रकार, तो यण संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है साथियों एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। रस से संबंधित क्वेश्चन है। विकल्प ए भय, बी शोक, सी निर्वेद और डी उत्साह। तो आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव जो होगा वो होगा विकल्प डी उत्साह। अगर बाकी की चर्चा करें तो भय जो होता है वो भयानक रस का, शोक जो होता है करुण रस का, और निर्वेद जो होता है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह जो होता है वो किसका, वो वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तीन बेर खाती थी वे तीन, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में। साथियों कभी कभी आप लोगों को देख लग रहा होगा ना कि प्रश्न में कि सर मतलब बहुत सरल सरल क्वेश्चन रख देते हैं, सर क्या कहते हैं मतलब क्वेश्चंस को रिपीट भी बार बार कराते हैं। तो साथियों एक विशेष उद्देश्य के तहत ऐसा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको हम किसी क्वेश्चन को बार बार करा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन को देख करके आपके माइंड में आंसर आ रहा है बिना विकल्प को पढ़े, तो इसका मतलब यह है कि वो क्वेश्चन आपको याद हो चुका है। देखिए बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ करके भूल जाने से अच्छा है कि लिमिटेड चीजों को बार बार पढ़ के हम उसे अपनी स्मरण शक्ति में बसा ले। ठीक है, अपने उसको माइंड में क्या करें, सुरक्षित कर ले, ताकि जब वो चीज अगर पेपर में आए तो उसको हम गलत ना करें। तो मेरा प्रयास देखिए यही रहता है, क्योंकि परीक्षाओं में मैं हमेशा कहता हूं, मेरा अपना अनुभव रहा है। ठीक है, परीक्षाओं को देखते हुए कि परीक्षाओं में कभी भी 100% क्वेश्चन नए नहीं होते हैं। यूपीएसआई कांस्टेबल की तो बात छोड़िए, जो सबसे बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी क्या कहते हैं 30 से 40% क्वेश्चन, 50% तक क्वेश्चन जो होते हैं उनका रिपीटिशन होता ही है। और अगर हम छोटी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल हो गई, आपकी लेखपाल हो गई, ठीक है, या जूनियर असिस्टेंट की हो गई, या टीचिंग भर्ती परीक्षा हो गई, अगर हम इन परीक्षाओं की बात करें साथियों, विश्वास मानिए 60 से 70% वन लाइनर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर 15 साल की पिछली परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, ठीक है, ग्रुप सी की, अगर उन सारी परीक्षाओं के प्रश्नों पर आप अपनी पकड़ मजबूत कर ले, आप देखेंगे आपका स्कोर अपने आप स्वतः ही बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम समझ लीजिए। लेकिन क्या है कि उन प्रश्नों पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। कोई भी सोते में कोई आपसे पूछे तो सपने में भी पूछने पर आपको मुंह से उसका जवाब सही निकलना चाहिए। अगर ऐसी पकड़ बना लेते हैं आप, तो विश्वास मानिए कि आपके हाँ 20, 25, 10, 20, 15, 20% क्वेश्चन जो होंगे वो नए होते ही हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को लेकर के हम कुछ 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन हर सेट में आपके सामने ऐसे रखते हैं जो क्या कहते हैं आप लोगों के लिए क्या हो, नए हो। तो उन प्रश्नों के साथ आप उनको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। तो जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित ही सफलता दूर नहीं होती, सफलता आपका वर्ण करती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बहुत बार आप उठाइए, अनसॉल्व कभी उठाइएगा, देखिएगा लगातार, ऐसा नहीं एक बार आकर के प्रश्न, लगातार हर साल 2 साल में इस प्रश्न का रिपीटिशन हो ही जाता है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती में कौन सा अलंकार है, अलंकार है। अगर हम चर्चा करें तो विकल्प है इसके ए यमक,
बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, डी रूपक। तो सभी लोग जानते हैं आंसर इसका ए यमक। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या होता है, यहां पर देखिए महत्वपूर्ण क्या है। अब आपको पता है इसमें अलंकार यमक है। अब परिभाषा महत्वपूर्ण बन जाती है अगर पूछ दिया जाए कि यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अगर विकल्प दे दे, शब्दों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति, अक्षरों की आवृत्ति, या फिर कोई नहीं। अब देखिए मेरा कहना यही है, मेरा कहना क्या है, आप इस प्रश्न को ना रटिए। आप इस प्रश्न को आपने जाना कि 3 बेर खाती थी, उसमें आंसर क्या है? यमक अलंकार है। तो जैसे ही आपने इसका आंसर देखा यमक अलंकार है, तो आपको यमक अलंकार स्पष्ट होना चाहिए। अब हो सकता है आगे आने वाली परीक्षा में ये ना पूछे, ये प्रश्न पूछ दे, तो ध्यान रखिए ये प्रश्न एक तरीके का रिपीटिशन ही तो है भाई। एक में उसने उदाहरण दे करके परिभाषा शब्द पूछी और दूसरे में उसने शब्द दे करके परिभाषा पूछा। तो ये प्रश्न बदला तो नहीं, प्रश्न तो एक ही रहा। बताइए, तो ये प्रश्न की पुनरावृत्ति हुई कि नहीं हुई, आवृत्ति हुई कि नहीं हुई? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया, बस क्या है उसका स्वरूप परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो अब ये आपको पहचानना है कि जैसे यहां पे आपने यमक देखा, तो यमक देखने के साथ यमक क्या है उसको भी आप जान लें। अब अगर इस रूप में प्रश्न आया तो आपने पढ़ा सर इसमें तो था, अब अगर प्रश्न आ गया यमक क्या होता है, तो सर जी ये तो हमने नहीं पढ़ा। अरे ये क्यों नहीं पढ़ा भाई? अगर आपको यमक पता है तो आपको पता होना चाहिए यमक होता क्या है। तो यमक क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो। ठीक है, एक शब्द फिर जहां पर अनेकन बार, अर्थ और ही और होए सो यमक अलंकार। यह है इसके दोहे के माध्यम से परिभाषा कि जहां पर अनेक अर्थों वाले शब्द की पुनरावृत्ति हो, मतलब कोई ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, पद में एक से अधिक बार आए यानी पुनरावृत्ति करे, तो वहां पे अलंकार कौन सा हो जाएगा? निश्चित है यमक अलंकार हो जाएगा। अगर बात करें देखिए तो यहां पर ये बेर शब्द की देखिए पुनरावृत्ति हो रही है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, और बेर का अर्थ जो है वो अलग अलग है। एक बार बेर का अर्थ पहर या समय है और दूसरी बार बेर का अर्थ फल है, खाने वाला फल है। तो शब्द एक लेकिन उसके अर्थ अनेक और उसकी पुनरावृत्ति, तो वहां पर अलंकार यमक हो जाएगा, एकदम यमक हो जाएगा। अब आपका ये चीज कंप्लीट हो गई। अब आपका किसी भी प्रकार का कभी भी यमक अलंकार आए आपका नहीं गलत होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया विकल्प ए यमक। अगला प्रश्न है इंद्राणी का पर्यायवाची, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इंद्राणी का पर्यायवाची है ए राधा, बी मीरा, सी गौरी, डी सची। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा डी सची। इंद्राणी का मतलब क्या है ये बताइए। इंद्राणी का मतलब है इंद्र की पत्नी। ये कोई पद नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंद्राणी नाम नहीं है, ये विशेषण है, उसको मिला नाम है। इंद्राणी को इंद्राणी क्यों कहा गया? क्योंकि वो इंद्र की पत्नी है, जिस कारण उसको कहा गया इंद्राणी। उसका मूल नाम साथियों क्या है? उसका मूल नाम है सची। मूल नाम क्या है? सची। इसी सची से एक शब्द बनता है सचीपति। देखिए कितना इंपॉर्टेंट शब्द है सचीपति। मतलब क्या हुआ? जो सची का पति है, सची का पति। अब आप देखिए यहां से पता चल रहा मूल नाम क्या है, नाम उसका सची है।
सची नाम है, ठीक है। और सची का पति, यानी जो सची का पति है वो कहलाता है इंद्र। यानी सची पति किसका पर्यायवाची हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सची पति इंद्र का पर्यायवाची, यानी सची का पति, यानी इसकी पत्नी कौन हो गई, सची हो गई। इंद्र की पत्नी कौन हो गई, सची। और इंद्र की पत्नी को हम किस नाम से जानते हैं, इंद्राणी। तो इंद्राणी और सची दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। एक दूसरे के क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हमारा डी सची होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, विकल्प है नि धन गुण, बी निगुण, नी प्लस गुण, सी नी प्लस गण और डी नी प्लस गुण। तो देखिए यहां पे तो पद ही, पहली बात तो देखिए ये तीन कोई उपसर्ग होते ही नहीं है। अगर हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग के रूप में नि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग होता है, नि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो विकल्प के अनुसार ही बहुत आसानी से लिख जाएगा नि धन गुण। और यहां पर चूंकि किसका प्रयोग हुआ, विसर्ग का प्रयोग हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि निर्गुण पद में कौन सी संधि है, तो आंख बंद करके लगा देंगे यहां कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है साथियों। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है हमारा, षडानन में समास बताइए। षडानन में समास बताइए। विकल्प ए बहुब्रीहि, विकल्प बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव। ठीक है, तो साथियों पहले तो जान लेते हैं इस प्रश्न का आंसर। बहुत चर्चित प्रश्न है और हमने समास की श्रृंखला में इसको कराया भी था, हमारे साथियों को याद होगा। षडानन जो है वो उसमें बहुब्रीहि समास है। षडानन पद में जो है बहुब्रीहि समास है। अब यदि चर्चा करें तो इस पद को देखें तो इस पद में साथियों ये पद टूटेगा षट धन आनन में, षट धन आनन में। और जैसे ही इस पद को तोड़ा तो आपके सामने आ गया आनन। आनन का शाब्दिक अर्थ होता है मुख और षट का शाब्दिक अर्थ होता है क्षय। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे कि क्षय मुख है, जाहिर सी बात है कोई सामान्य आदमी तो हो नहीं सकता। भाई सामान्य आदमी के कितने मुख होते हैं, एक मुख होता है, दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, एक नाक होती है, एक मुंह होता है, पक्का। तो सामान्य अर्थ मिलता हो तो एक मुख होना चाहिए, लेकिन यहां एक मुख नहीं बल्कि कितने, 6 मुख है। अब अगर 6 मुख है तो कोई विशेष होगा, यानी एक ही होगा। कितना होगा, एक ही होगा। और यदि एक होगा तो उस व्यक्ति को हम किस नाम से जानेंगे, यानी षडानन का जो पर्यायवाची होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, तो षडानन का पर्यायवाची हो जाएगा कार्तिकेय। क्या हो जाएगा, कार्तिकेय, या इसी को हम स्कंद के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्कंद के नाम से भी जानते। बात स्पष्ट हो गई आपकी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया विकल्प ए बहुब्रीहि षडानन में, जिसका अर्थ यानी पद कैसा, संधि। अच्छा यहां पर जरा देख लीजिए, अगर हम इसकी एक और बात करें, अगर पूछा जाए षडानन में कौन सी संधि है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसका अंतिम पद क्या, व्यंजन। इसका अंतिम पद क्या, व्यंजन। इसका प्रारंभिक पद क्या, स्वर, यानी व्यंजन के साथ क्या आ गया, स्वर। तो इसके मेल से मैंने आपको बता रखी संधि कौन सी होगी, किसी भी एक पद पर यदि व्यंजन है, किसी भी एक पद पर व्यंजन है और उसका मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो रहा है, तो वहां संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि हो जाती है। तो अगर हम बात करें षडानन में कौन सी संधि होगी साथियों, तो आंसर हो जाएगा इसका व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से हमारी रचना का है। शेष कादंबरी किसकी काव्य कृति है, किसकी रचना है। विकल्प ए नरेश मेहता, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाण भट्ट और डी अलका सरावगी। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा ये भी आधुनिक काल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
और वर्तमान में हमने जो लास्ट में विगत में समय में जो वीडियो की परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उसका अध्ययन करने पर भी मैंने पाया है कि उसमें जो है वो आधुनिक काल से संबंधित, अगर सामान्यतः एक औसत की चर्चा करें तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 3 क्वेश्चन जो थे वो पुस्तकों और उनकी रचनाकारों के थे। 3 प्रश्न थे औसत की बात, किसी में 3 थे, किसी में 4 थे, किसी में 2 भी थे। औसत के रूप में चर्चा करें तो 3 प्रश्न प्राय थे। उसमें से हर एक में मैंने ऐसा देखा है कि एक प्रश्न जो था वो आधुनिक काल से संबंधित था। आधुनिक काल का क्वेश्चन हर सेट में एक अति आवश्यक रूप से पूछा गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसको सामने इस प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो इसका अगर आपसे पूछा जाता रचनाकार कौन है तो विकल्प ए नरेश मेहता, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाणभट्ट, डी अलका सरावगी। तो साथियों शेष कादंबरी की जो रचनाकार है वह है अलका सरावगी। अलका सरावगी। अब देखिए यहां पर बाणभट्ट को देने का कारण क्या बना, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बाणभट्ट की जो एक रचना थी उसका शीर्षक था कादंबरी। तो कई हमारे साथी यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहां पर कादंबरी को देख करके वो बाणभट्ट लगा ले। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाणभट्ट की रचना का नाम कादंबरी था और यहां पूछ क्या रहा है, यहां पूछ रहा है शेष कादंबरी। क्या पूछ रहा है, शेष कादंबरी। बाणभट्ट की अगर चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे अक्सर ऐसे ही पूछ सकता है कि बाणभट्ट के शासक किस शासक के अधीन थे या इनका जो समय सीमा थी वो किस काल की थी, किस काल की थी। तो हर्षवर्धन के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। साथियों बहुत चर्चित क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग पढ़ते रहे। विकल्प देखते हैं, ए कुंभलदास, बी सूरदास, सी परमानंद दास और डी कृष्णदास। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प बी सूरदास। विकल्प बी सूरदास। ठीक है, सूरदास इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अष्टछाप के प्रमुख कवि के रूप में सूरदास का नाम जाना जाता है। सूरदास को एक उपमा दी जाती है, सूरदास को एक उपमा दी जाती है अष्टछाप का जहाज। अष्टछाप का जहाज। ठीक है, इसकी उपमा किसको दी जाती है, सूरदास को दी जाती है। ठीक है, तो अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सूरदास है। अब ध्यान रखिएगा अष्टछाप के जो कवि हैं इसमें अगर पूछा जाए कवियों की संख्या कितनी, तो देखिए यहां स्पष्ट है 8 कवियों इसमें शामिल हैं। 8 कवि इसमें शामिल हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा 4 जो हैं वो वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य जो है वो विट्ठलनाथ के हैं। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि अष्टछाप को बनाने वाला व्यक्ति कौन है, तो ध्यान रखिएगा विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। किसने की, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। यह भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसी के साथ अष्टछाप अगर पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि अष्टछाप की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है, विट्ठलनाथ है। और सूरदास के जो गुरु हैं, याद रखिएगा वल्लभाचार्य जो है वो सूरदास के गुरु हैं। अगर पूछा जाए सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु थे गुरु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। तो ये प्रश्न आपके सामने याद रखिएगा। तो अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास, इसकी रचना करने वाले व्यक्ति विट्ठलनाथ, और इसमें किसके, तो वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को मिला करके इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के
अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया साथियों, और पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपके सामने। ऐसी चीज ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद के उपन्यास तो बहुत है और लगातार पूछे भी जाते रहे परीक्षाओं में, लेकिन यह प्रश्न जो एक ऐसा उपन्यास जो उनका अधूरा रह गया वो कौन सा है? तो विकल्प देखते हैं, ए गबन, बी रंगभूमि, सी मंगलसूत्र, डी सेवा सदन। तो याद रखिएगा साथियों, विकल्प सी मंगलसूत्र जो है, मंगलसूत्र जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है। बाकी के ये तीनों जो उपन्यास हैं ये तीनों भी मुंशी प्रेमचंद्र के ही है। तो आप याद कर लीजिएगा, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, इसके अतिरिक्त गोदान, ठीक है। तो ये सारे उपन्यास किसके हैं? ये सारे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया विकल्प सी मंगलसूत्र। 24वां क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? विकल्प ए सदल मिश्र, बी उस्मान, सी लल्लू लाल और डी सुंदर लाल। तो साथियों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, विकल्प सी लल्लू लाल इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न में जरा ध्यान रखिएगा कि लल्लू लाल जो है इनका संबंध किससे है? तो खड़ी बोली, खड़ी बोली गद्य के प्रमुख लेखक हैं। प्रमुख लेखक कौन है? लल्लू लाल है। क्या रखेगा? खड़ी बोली गद्य के लेखकों में 4 लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है। खड़ी बोली गद्य के लेखकों में 4 लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसको? जिसमें एक हम पढ़ते हैं सदल मिश्र को, एक हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह खां को, एक हम पढ़ते हैं सदाशुक लाल को, और एक है हमारे लल्लू लाल। ये 4 लोगों का खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही 2 और व्यक्ति हैं जिन्होंने खड़ी बोली गद्य के रूप में महत्वपूर्ण विकास किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे प्रमुख हैं बंगाल के राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये जितने भी नाम मैंने लिखवाए, ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, सदाशुक लाल और लल्लू लाल, इन सब का संबंध किससे है? खड़ी बोली गद्य से, खड़ी बोली गद्य से है। अगला प्रश्न हमारा, ऊंट का पर्यायवाची है। ऊंट का पर्यायवाची है। विकल्प ए उष्ट्र, बी महाग्रीव, सी लंबोष्ट या डी सभी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी, ये सभी। यानी ऊपर के जो तीनों विकल्प दिए हुए हैं ये तीनों किसके? ऊंट के पर्यायवाची। और साथियों ये ध्यान रखिएगा, ये उष्ट्र जो है ये ऊंट का क्या है? तत्सम पद है। कैसा पद है? तत्सम पद है। ये भी ध्यान रखिएगा, ऊंट का तत्सम क्या होता है? उष्ट्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन हमारा है, आचार का विलोम शब्द कौन सा है? आचार का विलोम शब्द कौन सा है? विकल्प ए व्यभिचार, बी अनाचार, सी दुष्टता और डी लंपटता। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बी अनाचार। आप इस पद को तोड़ सकते हैं, तो इस पद को आप तोड़ेंगे तो देखिए क्या बनना है, अन्न धन आचार। अन्न धन आचार, आपसे इसका विलोम पूछ रहा है तो देखिए इसके पहले अन्न लग गया और अन्न उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी अनाचार। हमारा अगला प्रश्न है गद्यांश से संबंधित है साथियों। एक बार हम गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद अपने इस प्रश्न का उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। देखते हैं,
भूषण महाराज ने विषय और विशेषतया नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। शिवाजी छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया और छत्रसाल बुलंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उनके पास केवल 5000 और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। तो छत्रसाल और उनके नायकों से संबंधित यानी मूल रूप से अगर हम देखें तो पूरे के पूरे पैराग्राफ में छत्रसाल की चर्चा और अपनी कविता में नायकों का चयन, ठीक है, उसको लेकर के ये पूरा का पूरा हमारा पैसेज जो है वो आधारित है। तो आइए अब अपने प्रश्नों को खोजने का प्रयास करते हैं। तो यहां पहला क्वेश्चन है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, किसके दर? देखिए पहला ही प्रश्न इतना बढ़िया है, यहां पर पहला ही प्रश्न यहां पे बहुत बढ़िया है। दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? उनके आश्रयदाता राजा कौन थे? तो साथियों देखिए चर्चा करें तो कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से इसका उल्लेख नहीं है, पूरे पैराग्राफ में प्रत्यक्ष रूप से इसका उल्लेख नहीं है कि छत्रसाल मतलब महाकवि भूषण के जो है वो किसके दरबारी या किसके राज्याश्रित कवि थे। हाँ, लेकिन प्रश्न को जब हम देख रहे हैं पैसेज को तो वहां पर 2 व्यक्तियों के नाम जरूर मिल रहे हैं, एक शिवाजी और दूसरा छत्रसाल, ठीक है, दूसरा छत्रसाल। अब या तो ये होता कि विकल्प में एक विकल्प यदि इस प्रकार से दिया होता, दोनों कैसे, शिवाजी और छत्रसाल दोनों, तो साथियों पैसेज के अकॉर्डिंग टू गद्यांश चूंकि दोनों का उल्लेख यहां पर है, अगर विकल्प डी होता तो इस प्रश्न का सही आंसर ई हो जाता, तो वो दोनों के राज्याश्रित कवि हो जाते, क्योंकि उन्होंने 2 के बारे में लिखा और यदि उनके बारे में लिख रहे तो जाहिर सी बात है उनके राज्य से उनके द्वारा उन्हें कोई ना कोई सहायता प्राप्त तो हो रही होगी। लेकिन चूंकि ये विकल्प में है नहीं तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपने आंसर का चयन बड़ी ही समझदारी के साथ करना होगा। अब थोड़ा सा इसकी अगर पृष्ठभूमि में जाएंगे, वैसे निकालना कठिन है, ठीक है, और परीक्षा में भी मेरा स्वयं का मानना है कि अगर ये पैसेज दिया जाएगा तो या तो उसके दोनों आंसर सही होंगे, ए शिवाजी और बी छत्रसाल, क्योंकि दोनों का उल्लेख है। कहीं पर यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि वो छत्रसाल के दरबारी कवि थे या शिवाजी के दरबारी कवि थे। अपनी रचनाओं में उनका वर्णन क्या है, दरबारी कवि के रूप में कहीं भी उनका उल्लेख नहीं है। तो अगर परीक्षा में भी आता है तो इसके दोनों ही आंसर सही होंगे। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लगाना है तो थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको जाना पड़ेगा, और जब आप जानेंगे तो जानेंगे कि छत्रसाल महाराज कवि भूषण जो है, महाराज कवि भूषण जो इनका स्थान है वो घाटमपुर के आसपास है, और घाटमपुर की जो सीमा है या जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगर इनका निवास स्थान बुंदेलखंड है तो ये बुंदेलखंड के राजा के राज्याश्रित कवि के रूप में कार्य किए होंगे। और इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो आपको लेख मिलता है कि महाकवि जो भूषण है वो छत्रसाल के दरबारी कवि हैं। तो अगर आपको चयन भी करना हो तो बड़ी सावधानी पूर्वक करेंगे। देखिए प्रश्न इसके अनुसार, पैसेज के अनुसार ए और बी दोनों बिक रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब आप इतिहास के एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ते हैं तो आपको चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कंपटीशन का मतलब विषयों का पारस्परिक अध्ययन करना है, उनको जोड़ करके
उनके संबंध को स्थापित करके उसका अध्ययन करना है। अब देखिए इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर आपको मिल रहा है इतिहास से जब आप पढ़ते हैं, या हिंदी साहित्य को जब आप पढ़ेंगे। जब मैं रीतिकालीन काल आपको बताऊंगा तो रीतिकालीन काल में आप पढ़ते भूषण को, और वहां पर मैं स्पष्ट रूप से उल्लेख करवाता हूं कि भूषण ने छत्रसाल और पन्ना नरेश के अधीन सेवाएं दी। छत्रसाल और पन्ना नरेश के अधीन सेवाएं दी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ। अब देखिए इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। विकल्प देखिए, ए शिवा बावनी शिवराज भूषण, बी शिवा चरित शिवा विलास, सी शिवा वैभव शिवा चिंतन, डी शिव कथा शिवा विक्रम। अब देखिए सारे अच्छे हैं, लेकिन एक विकल्प यदि आपको देखना हो तो आप यहां पर निकाल सकते हैं कि शिवा बावनी भूषण की जो है बहुत चर्चित रचना है, तो जहां शिवा बावनी का उल्लेख होगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी शिवा बावनी और शिवराज भूषण ये दोनों ही किससे संबंधित है? छत्रपति शिवाजी की वीरता से संबंधित ग्रंथ है। छत्रपति शिवाजी की वीरता से संबंधित ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है? ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर पहली प्रश्न, पहले इसके विकल्प देखते हैं। भूषण विवेक, भूषण की बुद्धिमत्ता, भूषण की कला और भूषण का काव्य नायक चयन। अब देखिए यहां पे पहली लाइन देखिए, भूषण महाराज ने विषय और विशेषतया नायक चुनने में, यहां से ही मिलेगा, बुद्धिमत्ता से काम लिया है। ठीक है, तो नायकों का चयन यानी काव्य हेतु नायकों का चयन इसी प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, विकल्प डी। और अपना अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास क्या था? तो यहां भी देखें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। विकल्प देखिए, 2 सवार और 5 पैदल नहीं, 5 सवार और 25 पैदल, यही आपका आंसर है। 25 सवार, देखिए यहां 25 नहीं है, ये भी गलत। 25 सवार और ये संख्या देखिए उल्टी कर दी, संख्या क्या कर दी? उल्टी कर दी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमारा आज का सत्र जो है वो कंप्लीट हुआ। अपने अगले सत्र में हम और भी कुछ महत्वपूर्ण और जो कुछ बिंदु हमारे रह जा रहे हैं इसके अभ्यास सत्र से संबंधित है, उन प्रश्नों के सामने आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से चल रही होगी, और भी उसको तेजी प्रदान करे, गति प्रदान करे। ठीक है, आपकी इस तैयारी में आपके लिए हम भी एक क्या कहते हैं सहायतार्थ आपके सामने यूं ही उपस्थित होते रहेंगे। हमारा भी आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करके हमारा भी उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे कि हमारी ये जो मुहिम है वो अपनी सार्थकता को प्राप्त कर सके। इसी वाणी के साथ मैं अपनी आज की अपनी कक्षा को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सभी को जय हिंद।